आप सभी को राधे राधे। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छी होगी। आज हम लेकर आए हैं अर्जुन क्वेश्चन बैंक बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के दृढ़ क्वेश्चन, जो कि आपके बीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्ज़ाम के लिए। तो आइए दृढ़ क्वेश्चन करते हैं, जो कि है सेकंड क्वेश्चन। लोकतंत्र के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए, अथवा उदारवादी लोकतंत्र के पक्ष तथा विपक्ष के तर्क दीजिए। लोकतंत्र के गुण देखते हैं। आधुनिक युग में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना गया है, परंतु किसी भी प्रणाली के समान इसके भी कुछ गुण और दोष हैं। इसके गुण हमें निम्न को देख सकते हैं, जैसे कि है समानता के सिद्धांत पर आधारित। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीति तथा आर्थिक क्षेत्रों में समानता की प्रदान की जाती है। राजनीतिक क्षेत्र में सभी लोग को समान अधिकार दिए जाते हैं, सभी लोग कानून के समक्ष समानता प्राप्त करते हैं। आर्थिक क्षेत्रों में लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, समान सुरक्षा का विश्वास दिलाया जाता है तथा आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। डॉक्टर डायसी ने भी कहा है, प्रजातंत्र में अधिकारों की समानता तथा परिस्थितियों और भावनाओं व आदर्शों की एकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को समाज का आवश्यक और सम्मानित सदस्य समझता है। सेकंड पॉइंट, लोकतंत्र स्वतंत्र तथा बंधुत्व का समर्थन है। लोकतंत्र में जनता को जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उतनी अन्य किसी शासन प्रणाली में नहीं होती है। इस व्यवस्था में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता व अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी मदद से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है, सब नागरिकों को समान परिस्थितियाँ प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है, अतः इनसे नागरिकों में बंधुत्व की भावना बढ़ती है। नागरिक अपने को एक दूसरे का भाई समझते हैं और आपस में सहयोग के साथ कार्य करते हैं। थर्ड पॉइंट, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। लोकतंत्र व्यवस्था नागरिकों को सीधे शासन से जोड़ती है और सरकार के संबंध में जागरूकता पैदा करती है। समय समय पर चुनाव होने के कारण राजनीतिक दलों को बार बार अपनी नीतियों के साथ जनता के समक्ष जाना पड़ता है, जिनसे जनता में राजनीतिक चैतन्य उत्पन्न होती है और वे इस योग्य बन पाते हैं कि देश की समस्याओं को समझ सके और उन्हें सुलझाने में अपनी भागीदारी निभा सके। डीसी बर्नर्स का कथन है कि सब शासन शिक्षा की विविध है, परंतु स्वशिक्षा सब शिक्षाओं से श्रेष्ठ है, इसलिए सब शासन ही श्रेष्ठ है, जो प्रजातंत्र है। फोर्थ पॉइंट, देशभक्ति की भावना पैदा होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली के कारण जनता में देशभक्ति की भावना पैदा होती है। जिस वस्तु के लिए लोग कार्य करते हैं, उसके लिए उनमें लगाव पैदा होता है। मिल ने कहा है कि लोकतंत्र लोगों में देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकार उनके स्वामी न होकर सेवक है। फिफ्थ पॉइंट है, क्रांति की कम संभावनाएं। लोकतंत्र में क्रांति की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। शासन चलाने वाले जनता द्वारा चुने जाते हैं और वे जनता की इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। यदि सरकार ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती तो चुनाव के माध्यम से उसे हटा दिया जा सकता है। गिलक्रिस्ट ने कहा है, प्रजातंत्र अथवा लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सामहित का शासन है, अतः सहकारी क्रांतिकारी नहीं हो सकता है। सिक्स्थ है, चरित्र निर्माण में सहायक। जैसे कि J.S. मिल ने कहा है, लोकतंत्र किसी अन्य शासन की अपेक्षा राष्ट्रीय चरित्र को अधिक ऊंचा उठाता है। लोकतंत्र में जनता के हाथों में प्रभुसत्ता रहती है, जिसके कारण में प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझकर उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार के चारित्रिक गुण का विकास प्रजातंत्र में संभव है, वैसे ना तानाशाही और ना ही राजतंत्र में संभव है। सेवंथ पॉइंट है, जनमत पर आधारित। लोकतांत्रिक शासन का आधार जनमत है। गेटल का कहना उचित है कि लोकतंत्र का आधार शक्ति न होकर सहमति है। यह व्यक्ति को राज्य के लिए न मानकर राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए मान्यता है। इसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता संभवतः कानूनों द्वारा अधिक सुरक्षित की जाती है। इसके द्वारा जनता का विकास तथा उससे उन्नत करना, सामाजिक कार्यों में उनकी सोच रुचि जगाना तथा ऐसे शासन के प्रति नागरिकों का विकास तथा भक्ति दृढ़ करने, ऐसे कार्य
है जो प्रजातंत्र का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र जनता के लिए नागरिकों का एक स्कूल है। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों को शासन में अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर मिलता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता को इच्छा के अनुसार उनकी भलाई के कार्य करते हैं। सरकार कभी भी ऐसे कार्य नहीं करती है जो जनता ना चाहती हो। 8वां पॉइंट है सुधारों के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें देश के परिस्थितियों के अनुकूल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि सुधार संभव हो सकते हैं। देश का शासन जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। अतः जनता की इच्छाओं व भलाइयों के अनुरूप भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सुधार किए जाते हैं। जनता की सरकार जनता को समझा बुझाकर सुधार कर सकती है। और सबके प्रमुख बात यह है कि लोकतांत्रिक शासन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का पूर्ण विकास करना है। 9वां पॉइंट संकट काल में लोकतंत्र तानाशाही से अधिक शक्तिशाली सिद्ध होते हैं। 2 महायुद्धों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि संकट काल में लोकतंत्र तानाशाही से कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। तानाशाही में शासन की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के हाथों में रहती है, अन्य लोगों का शासन में कोई हिस्सा नहीं होता है। और यदि संकट काल में शासनकाल की मृत्यु हो जाए तो जनता शासकविहीन हो जाती है और उसके मनोबल टूट जाता है। वही लोकतंत्र में हर समय ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो राजनीतिक रूप से अनुभवी रहते हैं और यदि एक नेता किसी प्रकार हट जाता है तो दूसरा नेता तुरंत स्थान ले लेता है। 10वां पॉइंट है लोकतंत्र जनता का शासन है जो सर्वश्रेष्ठ है। अपना शासन चाहे बुरा ही क्यों ना हो दूसरे के अच्छे शासन के मुकाबले श्रेष्ठ ही होते हैं। कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार जीवन बिताना चाहता है और उसी में आनंद मिलता है। दूसरे का बताया हुआ माल कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसे रास नहीं आता। ये थे हमारे लोकतंत्र के गुण। अब देखेंगे दोष। लोकतंत्र के गुणों की विवेचना करने से ऐसा लगता है कि यह प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, एक दोष रहित आदर्श व्यवस्था है, परंतु ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में के समर्थक के साथ साथ इसके कुछ विरोधी भी है। प्राचीन काल से आज तक अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की है। प्लेटो द्वारा लोकतंत्र की आलोचना। लोकतंत्र का सबसे पुराना व कटु आलोचक प्लेटो था। उसने कहा था कि शासन का काम बहुत कठिन है, इसे चलाने के लिए विशेष ज्ञान और चरित्र की आवश्यकता होती है, इसलिए हर एक व्यक्ति को उसके लिए योग्य नहीं हो सकता है। शासन की भागदौड़ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। प्लेटो लोकतंत्र को एक निकृष्ट प्रकार की शासन व्यवस्था मानता है। 2वां पॉइंट है लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्ति का शासन कहा जाता है। लोकतंत्र शासन प्रणाली के विरोध के मुख्य रूप से लीक मेन आदि का नाम लिया जाता है। इसके अनुसार लोकतंत्र अयोग्य का शासन है। इस लीके के अनुसार सार्वजनिक मत के आधार पर निर्णय वास्तव में अज्ञानता का शासन है। इतिहास बताता है कि बुद्धि थोड़े से व्यक्ति के पास होती है, ना कि सबके पास। जहाँ अज्ञान का शासन होता है वहाँ स्वतंत्रता घट जाती है। लोकतंत्र बौद्धिक उन्नति तथा वैज्ञानिक सत्य की प्राप्ति के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार मैंने के अनुभव में ज्ञात होता है कि लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषता दुर्बलता है और इसकी उत्पत्ति के बाद में सब प्रकार से उतनी ही ना खाने के कारण निर्बलता को बढ़ावा देता है और दल के राजनीतिक के प्रभाव के तैयार करता है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है कि थोड़े से चतुर व्यक्ति जो अपने मतों को प्राप्त कर सके शासन चलाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र शासन चलाने में लोग भाग लेते हैं जिनको हमेशा शासन व सरकार चलाने का ज्ञान नहीं होता है। 3rd पॉइंट है लोकतंत्र जनता की सरकार नहीं है। लोकतंत्र को जनता की सरकार कहा गया है। आलोचनाओं का कथन है कि लोकतंत्र कभी भी जनता सरकार नहीं किया जा सकता है। अधिकतर जो भी सरकार बताता है उसे समर्थन में डालने पर कुल वोटों का बहुमत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उस प्रकार जनता अथवा बहुमत की सरकार कहना उचित है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है 4th अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5th धनवानों का शासन। यद्यपि लोकतंत्र को सभी व्यक्तियों का समान रूप से शासन समझा जाता है, परंतु वास्तव में केवल धनवान व्यक्ति ही शासनकर्ता बनते हैं। चुनाव प्रणाली में बहुत अधिक धन खर्च होता है, जो कि केवल धनवान ही खर्च कर सकते हैं या उनकी सहायता से चुनाव लड़ा जा सकता है। राजनीतिक दल भी धनवानों से सहायता लेते हैं और यदि वे सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो धनवानों को उसका फल भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। 7th है दल प्रणाली का एकाधिकार भाव, जो
कि नेक्स्ट पॉइंट है 8 लोकतंत्र में वैज्ञानिक और संस्कृति विकास कठिन है। और 9th पॉइंट है जो कि लास्ट है, इसको देखते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर लोकतांत्रिक की आलोचना। मनोविज्ञान के कुछ विद्वानों का कहना है कि लोकतंत्र का सिद्धांत है कि मनुष्य बौद्धिक प्रणाली है, गलत है। 28वीं सदी में जिन विचारकों ने लोकतंत्र का समर्थन किया है उनका विश्वास था कि मनुष्य में बुद्धि की प्रधानता, परंतु मनोवैज्ञानिक का कथन है कि मनुष्य में बुद्धि नहीं बल्कि मूल प्रवृत्तियों का प्रधानता है, जिसके कारण वह उन्हीं के वशीभूत होकर आचरण करता है। इसलिए लोकतंत्र में सफल उन लोगों को मिलती है जो गलत प्रचार के द्वारा जनता की मूल प्रवृत्ति को उभारने में दक्ष होते हैं। परिणाम यह होता है कि वो संख्याक लोग नेताओं का बहकावे में आकर कार्य करते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पूर्ण नहीं है। वास्तव में लोकतंत्र व्यवहारों में दोष इसलिए आ जाते हैं, इसे व्यवहार में लाने वाले को उस स्तर पर नहीं रख पाते हैं जिस स्तर पर लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यकता है। अतः लोकतांत्रिक प्रणाली जहाँ सफल हुई है वहाँ प्रणाली का दोष नहीं है बल्कि नागरिकों का है, जो अपने उन गुणों को पैदा न कर सके और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। जानेंगे हम दलीय प्रणाली के कितने रूप होते हैं और कितने गुण दोष बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 7। उत्तर। दलीय प्रणाली के 3 रूप होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय जानते हैं, जिन राष्ट्र में केवल एक ही दल हो तथा शासन में समस्त शक्तियाँ उसी के दल के हाथों में केंद्रित हो, वे वही कि एक दल प्रणाली को एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। एक दलीय प्रणाली राष्ट्रों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में एक ही दल नियंत्रण होता है। इसी प्रकार है सुदृढ़ तथा कुशल शासन, अनुशासन और आर्थिक विकास में सहायक और राष्ट्रीय एकता, सुदृढ़ता, न्यायों को स्वतंत्रता की समाप्ति और विपक्ष दलों का दमन। नेक्स्ट है लोकतंत्र विरोधी। एक दलीय प्रणाली पूर्ण रूप से लोकतंत्र विरोधी है क्योंकि इसके अंतर्गत समानता तथा स्वतंत्रता जैसे अधिकार का पूर्ण अभाव रहता है। दासतापूर्ण जीवन। एक दलीय प्रणाली में नागरिकों को दासतापूर्ण जीवन यापन करना पड़ता है क्योंकि नागरिकों को सामाजिक, संस्कृति आदि जीवन पर एक दल का नियंत्रण होता है। सेकंड हमारे द्विदलीय प्रणाली। जब किसी देश में केवल 2 ही दल का राजनीतिक रूप से महत्व हो तो उसे द्विदलीय कहा जाता है। द्विदलीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में अन्य दलों पर प्रतिबंध नहीं होता है, परंतु अन्य दलों का राजनीतिक रूप से कोई महत्व नहीं होता है। देश की राजनीतिक 2 ही दलों के आसपास घूमती है। ब्रिटेन तथा अमेरिका द्विदलीय प्रणाली में सर्वोत्तम उदाहरण है। ब्रिटेन के अनुदार दल का तथा श्रमिक दल की प्रमुख राजनीतिक दल है। अमेरिका में रिपब्लिक तथा डेमोक्रेटिक दल है। और है द्विदलीय प्रणाली के गुण देखते हैं। शासन में स्थिरता, शक्तिशाली विपक्ष दल, प्रशासनिक कुशलता, मतदाताओं की सुगमता, शासन में गतिरोध की आशंकाएं नहीं है, मतदाताओं की स्वतंत्रता सीमित है, बहुमत दल की तानाशाही और विविध हितों को विधायकों में प्रतिनिधित्व नहीं है और नकारात्मक मतदान देखते हैं। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों को केवल 2 उम्मीदवारों में से एक को चुनना पड़ता है। हो सकता है कि मतदान इन दोनों में से किसी को भी पसंद न करते हो, परंतु विकल्प न होने के कारण 2 में से एक को मत देना ही पड़ेगा। यह नकारात्मक मतदान माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5th। विविध दृष्टिकोण का समावेश संभव नहीं है। द्विदलीय प्रणाली में सभी नागरिकों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। 6th है व्यवस्थापक के महत्व की कमी। द्विदलीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद कठोर दलीय अनुशासन के कारण व्यवस्था में अपने दल का समर्थन प्राप्त कर लेती है तथा अपने इच्छानुसार कोई भी कानून बनवा लेती है। द्विदलीय प्रणाली के गुण व दोषों का विवेचन करने के पश्चात कहा जा सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए द्विदलीय प्रणाली का होना आवश्यक है। ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली के कारण ही राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न नहीं हुई, जबकि भारत में बहुदलीय प्रणाली के कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। 3rd है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली में 2 से अधिक दल राजनीतिक किसी में सक्रिय रहते हैं। बहुदलीय प्रणाली वाले राष्ट्र में किसी भी दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अतः कोई भी एक दल अकेली सरकार बनाने में स्थिर नहीं होता है। फ्रांस बहुदलीय प्रणाली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली के गुण। किसी एक दल की निर्वंशता की संभावना नहीं है।
आवश्यकताओं को अधिक स्वतंत्रता, सभी हितों तथा दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व। 4 पॉइंट है मंत्रिमंडल की तानाशाही संभव नहीं है और बहुदलीय प्रणाली के दोष। शासन में स्थिरता, शासन में कुशलता का अभाव, उत्तरदायित्व की अनिश्चितता, कार्यपालिका की दुर्बलता की स्थिति, दीर्घकालीन योजना संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 42। नेतृत्व की प्रविधाओं एवं शैलियों को स्पष्ट कीजिए। नेतृत्व की प्रविधियाँ। उत्तर, नेतृत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे कि हम पॉइंट के द्वारा समझेंगे। फर्स्ट है, नेतृत्व कार्य में सफल निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ तरीका सहयोग प्राप्ति का है। अनुयायियों में से सहयोग प्राप्त करने से पूर्व आवश्यक है कि नेतृत्वकर्ता स्वयं सहयोग एवं सबल प्रदान हो उत्सुक हो, क्योंकि नेतृत्व को वृत्ताकार घुमाने वाली प्रक्रिया माना जाता है। आदेश देना या सत्ता का प्रयोग करने नेतृत्व की विशेषता प्रशासनिक संगठनों के नेतृत्व की एक प्रचलित प्रविधि है, जो कि नेता संगठन में शीर्ष पर होता है अतः सत्ता का सर्वाधिक प्रयोग करता है, क्योंकि उसके उत्तरदायी भी सर्वाधिक होते हैं। थर्ड है, निर्णय लेना नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी प्रविधि है। फोर्थ है, समन्वय के द्वारा न केवल बिखरी हुई गतिविधि एकत्रित की जा सकती है, बल्कि उससे नेतृत्व कार्य भी निष्पादन होते हैं। फिफ्थ है, अनुयायी अन्य स्थानों में प्रेरणा तथा मनोबल बढ़ाकर नेतृत्व की आदि समस्या हल की जा सकती है। वास्तव में नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी पक्ष अनुयायियों में आत्मबल तथा विश्वास की अभिवृद्धि है। सिक्स्थ है, संगठन की व्यवस्था, नियम, कार्य प्रणाली, आचार संहिता तथा परंपराओं का पालन सुनिश्चित कराकर स्थापित किया जाना अनुशासन नेतृत्व की प्रभावी प्रविधि सिद्धि होती है। सेवंथ है, नेतृत्वकर्ता द्वारा स्थापित उच्च आदर्श तथा व्यवहार अपने आप में नेतृत्व की अप्रत्यक्ष प्रविधि बन जाता है। और नेक्स्ट है फिर नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व की शैली के अंतर्गत है लोकतंत्र नेतृत्व शैली, और नेक्स्ट नौकरशाही नेतृत्व शैली, कूटनीतिक नैतिक शैली, हस्तक्षेप नैतिक शैली, विशेषज्ञ नैतिक शैली के अंतर्गत 3 है, पद से उपज नेतृत्व, व्यक्ति से उपज नेतृत्व और कार्य से उपज नेतृत्व। और कृपया ध्यान दें ये पुस्तक के बारे में है। हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।